हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये इस मांगा का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि मांगा यहीं तक अपडेटेड थी। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर यान ना हमने देखा था, वो जांग को अपने से दूर कर देता है ताकि वो बचा सके उसे, और माउंटेन में वो खुद ही चला जाता है वहाँ पर ब्लैक एनर्जी के पास। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो कैप्टन वगैरह होते हैं ना, उसे ना एक नज़र आता है इंसान, और वो बोलता है कि देखो वहाँ पर कोई है जो कि स्नो में यहाँ पर लेटा हुआ है। वो कोई और नहीं यान होता है, मतलब वहाँ पर एनर्जी के बाद उसे लड़ने के बाद कल्टिवेट करने के बाद वो यहाँ पर आ गया होता है। तभी ना जांग ये बात नोटिस करता है और उससे बोलता है कि मुझे जाने दो, वो यान यशु है। और वो जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और उसका नाम चिल्लाता है, यान तुम ठीक तो हो? तभी यान अपनी आंखें खोलता है, उसका नाम लेता है जांग। और फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं उसे हॉस्पिटल में। और यहाँ पर डॉक्टर से बोलता है, मिस्टर जांग हमने उनका एग्ज़ामाइन कर लिया है और अभी जो उसके रिज़ल्ट हैं वो ठीक हैं, वो बस फिज़िकली एग्ज़ॉस्टेड हो गया है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जांग उससे बोलता है, अगर वो सिर्फ एग्ज़ॉस्टेड है तो मुझे ये बताओ वो 3 दिनों से उठा क्यों नहीं है? तो यहाँ पर डॉक्टर सोचता है कि सारे जो नेसेसरी टेस्ट थे वो हो गए हैं और सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल है। अभी किस पता है वो क्यों नहीं उठ पा रहा है। और वो सोचता है कि उसकी बॉडी मेरे से भी ज़्यादा हेल्थियर है और मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, मुझे फेस करना पड़ रहा है इस कोल्ड प्रेसिडेंट को, मैं क्या करूँ? मेरे लिए भी ये ईज़ी नहीं है। और फिर ना हम देखते हैं जांग तो उसे घूरे जा रहा होता है, उसकी भी मतलब फ्रैक्चर हुआ होता है। तभी हम देखते हैं उसके बाद जांग जाता है यान के पास क्योंकि यान को होश आ जाता है। और यहाँ पर ना जांग तो बैठा होता है, यहाँ पर जैसे ही वो उठता है वो जाता है उसके पास। और डॉक्टर को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि जांग और यान एक दूसरे के साथ अभी अटैच्ड हो चुके हैं। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में क्या कोई डिस्कम्फर्ट है? तो यहाँ पर ना यान उससे बोलता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हें ट्रबल में डालने के लिए माफ़ करना। और फिर वो उसे बोलता है मैं खुद से ड्रिंक कर सकता हूँ। तभी वो ड्रिंक करने लगता है तो जांग उसे घूरता है। तभी यान उसे बोलता है तुम्हारे आर्म को क्या हुआ? तो वो बोलता है ये तो बस नॉर्मल फ्रैक्चर है। जैसा कि आपको याद होगा जब जो स्लाइड वगैरह हो रही थी तब एक पत्थर आके उसके ऊपर गिर गया था, ये तभी हुआ था। तो यान उसे सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर जांग उससे बोलता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, और तुम मुझे ये बताओ तुम ऐसे मुझे छोड़ के क्यों गए थे उस टाइम पे? और फिर वो आगे बोलता है मेरे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में वरीड थे, उन्हें मतलब हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा चक्कर लगाए तुम्हारे कारण। तभी वो जो यान है ना वो उसे बोलता था कि मैं सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही तुम्हें एक ही पर्सन को मतलब दूर कर सकता था। अगर मैं तुम्हें नहीं भेजता तो वो यहाँ पर तुम्हारा सर्वाइव करना मुश्किल होता और मैं तो खुद से ही एस्केप कर लेता, मेरे लिए ये बिग डील नहीं थी। तो वो ऐसा बोल रहा होता है तब जांगना उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और उससे बोलता है इसे हैबिट में मत बनाओ। तभी हम देखते हैं वो घर आ जाते हैं। तभी जो वैन है वो उसे बोलते हैं तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ग्रेट है और तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और तुमने इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस किया है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड प्रिपेयर करती हूँ। तो फिर वो थैंक्स मॉम बोलता है। तभी ना हम देखते हैं वैन उसके पास आता है और उससे बोलता है कि हम फैमिली हैं, तुम्हें थैंक्स वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बोलती है आगे जांग का भी हैंड ब्रोक हो चुका है तो तुम्हें उसकी टेक केयर करनी होगी फ्यूचर में। यहाँ पर ना वो सोचता है कि जिंगशाओ बड़ा मैन है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं ख्याल रखने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। और वैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर खुद से बोल बात कर रही होती है कि जो शाओ है उसे फ्रैक्चर हो चुका है तो उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं अभी ना कुकिंग कर रही हूँ। और वो एक बुक से देख के कुक कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो एक और बुक लेकर आते हैं जिसमें उसने सारे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं यान के लिए, और वो एक एक करके पढ़ने लगती है कि यान देखो तुम्हें उसे ड्रेस करने में हेल्प करनी होगी, उसे मतलब टीथ ब्रश करने में भी हेल्प करनी होगी, बटन अप करना होगा, शावर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसे करवानी होगी। तभी ना जो जांग है उसे भेज देता है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यान को पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर वैन स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम दोनों रेस्ट करो, मैं अभी किचन में जा रही हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं जांग और यान एक साथ होते हैं। यहाँ पर ना यान उससे बोलता है जिंगशो मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, जब मैं रिकवर हो जाऊँगा इंजरी से तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अभी जांग उसे रोकता है और उसे बोलता है क्या तुमने अभी भी क्या कहा, तुम कहाँ पर इंजर्ड हो? यहाँ पर ना वो भूल से बोल देता है यांग के सामने कि वो इंजर्ड था। तभी ना वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं बताना चाहता कि वो इंजर्ड है। वो बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही मेरी सप्रेशल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैंग उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकते हो? और फिर वो बोलते हैं मैं कैसे रिकवर होऊंगा? तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कोई बात नहीं, मैं फिगर आउट कर लूँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तभी ना तो अभी हम देखते हैं जो जैंग है वो बोलता है यान से कि उस दिन जब मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड टूर से आए थे तब तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी कोई एसेंस वगैरह ऑब्जॉर्व कर ली है, वो आखिर क्या है? और वो ब्लश कर रहा था, उसे शायद कोई नॉटी चीज़
ख्याल में आ रही थी। तभी वो बोलता है कि मैं वो एनर्जी को तुम्हें कैसे लौटा सकता हूँ। तभी वो बोलता है जान कि कौन सी क्या तुम एसेंस ऑफ मूनलाइट की बात कर रही हो? और फिर वो सोचते है कि ये ब्लश क्यों कर रहा है। फिर वो उसे समझाने लगता है, जो कि मिस्टिकल नॉलेज होती है कि जब भी मून आता है तो उसकी एनर्जी दूसरे लोगों में चली जाती है, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वो कि कल्टिवेटर में काम आती है। मतलब उनकी एनर्जी को अच्छे से स्टोर करने के लिए वगैरह वगैरह वो सभी चीज़ें बता देता है। तो यहाँ पर यान की बात सुन के जैंग समझ आता है कि वो आखिर क्या थी, वो कोई मिस्टीरियस चीज़ थी। और यहाँ पर ना जो जैंग है वो तो काफ़ी एम्बैरस होता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें हमारे पेरेंट्स को ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए था, ना ही मुझे मिसअंडरस्टैंड करने देना चाहिए था। तभी यान उसे बोलता है कि मैंने कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में। तो मतलब जैंग तो समझ आता है कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जैंग जाता है और उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, और फ्यूचर में ना तुम्हें हर चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए। और यहाँ पर ना ये जो यान है उससे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचता है ये आखिर सोच क्या रहा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो जैसे कि हमारी वो वाली स्टोरी फिनिश हो चुकी है, तो मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट करने का सोच रही थी। तो मैं आपके लिए ये एक थोड़ी सी मांगा का रिकैप लेकर आई हूँ। आप मुझे बता देना कि ये जो मांगा है पहले एक्सप्लेन है या फिर नहीं। तो रोहान पैलेस का सीन दिखाया जाता है हमें। रोहान एक प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का, और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो कि बोलता है फादर आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसका नाम रोहान किंग होता है। वो बोलता है कि ये बहुत ही पावरफुल पिल है, अगर आपने मुझे ये दी तो फिर मैं एक चाइल्ड बन जाऊँगा हीट में, और अगर मुझे कंफर्ट विदिन 3 आवर्स नहीं मिला ना तो फिर मेरी डेथ भी हो सकती है। तो आपको बता दो ये जो मंगा अल्फ़ा और ओमेगा पे बेस्ड है। यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आप सच में अपने बेटे को ये खाने देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं सामने उसका बाप बैठा होता है जिसका नाम होता है प्राइम मिनिस्टर रॉन। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के बेटे को मैरिज करनी होगी फिफ्थ प्रिंस से, ये ऐसा एक एम्परर का ऑर्डर मिला था। तो अभी ना वो बोलता है कि जब तुम्हारी मैरिज हो जाएगी और तुम इस पिल को ले रहोगे तो तुम्हारी जो मैरिज है वो ट्रिगर हो जाएगी और तुम हीट में चले जाओगे, और हमें ये भी पता चल जाएगा जो फिफ्थ प्रिंस है वो एक बेटा की तरह प्रिटेंड कर रहा है या फिर नहीं, या फिर वो एक अल्फा है। तो फिर वो बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर ना वो बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे रॉन मेंसन के साथ ही। तभी वो बोलता है कि वो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही वहाँ क्यों जाऊँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़का खड़ा होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर का सेकंड सन होता है। वो बोलता है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं फिफ्थ प्रिंस से मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। इसका नाम रॉन वैन होता है। ये बहुत ही चालाक लड़का होता है। वो बोलता है आगे कि वो मेरा ब्रदर है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे भेज दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि नहीं, तुम बुलशिट करना बंद करो, तुम फ्यूचर हो इस प्राइम मिनिस्टर मेंशन के, तुम्हें समझना चाहिए, और तुम्हारा जो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, मैं तुम्हें वहाँ पर कैसे भेज सकता हूँ, और मैं एक फादर हूँ तुम्हारा, मैं कभी तुम्हें इस तरह की चीज़ें करना नहीं दूंगा। तभी वो लड़का चिढ़ाते हुए देखता है रोहान किन को, और बोलता है कि फादर लेकिन वो भी तो आपका एल्डेस्ट सन है, रोहान फैमिली का एल्डेस्ट बेटा। तो ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं है, वो वही डिज़र्व करता है जो उसके साथ हो रहा है, और इस मैरिज से हम दो तीर से एक निशाने मार लेंगे। तभी वो बोलता है कि इसे ये मेडिसिन खानी ही होगी, वैसे भी ये हमेशा से डल ही रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उसे फोर्सफुली जो मतलब पिल वगैरह है ना वो खिलाने देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ना उसे लात मार देता है। मतलब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती, उसे फोर्सफुली वो मेडिसिन पिला दी जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर रॉन वैन सोचता है कि मेरे ब्रदर ये पिल ना तो सिर्फ ये साबित कर देगी जो थर्ड प्रिंस ने मुझे स्पेशली दी थी, ये ना तो सिर्फ ये साबित करेगी जो फिफ्थ प्रिंस है वो प्रिटेंड करे बेटा होने का या फिर नहीं, बल्कि अगर सच में वो एक बेटा हुए ना तो फिर तुम्हें अगर 3 घंटे तक अगर तुम्हें कंफर्ट नहीं दिया गया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एल्डर सन होने का स्टेटस मिल जाएगा, इससे मेरे दो शिकार हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर उनकी मैरिज हो जाती है, और हम देखते हैं जो रॉन किंग है वो हीट में होता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो फिफ्थ प्रिंस है वो नहीं आया, उसकी डेथ हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसे चेन में बांधा गया होता है ताकि वो किसी और के पास ना जा सके, वो एक ओमेगा की तरह है। लेकिन इस यहाँ पर अलग सिस्टम है, अगर उसे कोई कंफर्ट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, और आपको मुझे बस ये बताना है कि इस मंगा को मैं कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड दैट्स इट, बाय।